नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज की डेट है 30 जुलाई 2020 और आज के हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कल जो हमने डिस्कस किया उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो एम स्ट्रिप है। कल हमने एक याद होगा आपको, एम स्ट्रिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। एम स्ट्रिप जो है, जो न्यूज़ में रहता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है एम स्ट्रिप। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है कैप्टिक ब्रीडिंग और वाइल्ड फौना, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाइल्ड फौना की कैप्टिक ब्रीडिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है आपके पास मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी है इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से रिलेटेड है। या फिर ऑप्शन डी है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। सोच लीजिए एक मिनट के लिए, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दे दिए हैं मैंने। ठीक है, तो सोच लीजिए, पहला है आपका वाइल्ड फौना से रिलेटेड, दूसरा है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है, या फिर ऑप्शन सी है आपका सैटेलाइट नेविगेशन से रिलेटेड है, या ऑप्शन डी है नेशनल हाईवे से रिलेटेड। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था, जो फॉरेस्ट गार्ड के पास एक मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं टाइगर्स की नेशनल टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड था। तो ये हमने कल का कुछ डिस्कस किया। तो चलते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें जो डिस्कस करनी है वो है राफेल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। इससे ज़्यादा न्यूज़ में अभी कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है ये रिसेंटली, आपको पता होगा क्या हुआ है। इंडियन एयरफोर्स में जो फर्स्ट बैच था राफेल का, यानी कि हम टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट को बुलाने वाले हैं। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये फ्रांस से में बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ से बुला रहे हैं। कितने? 36 टोटल। उनमें से 5 जो हैं वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं। कहाँ पर लैंड करे हैं उन्होंने? जगह कहाँ पर है? अम्बाला एयरबेस। ये कहाँ पर है अम्बाला एयरबेस? हरियाणा में। ठीक है, 5 एयरक्राफ्ट ने लैंड किया है। ठीक है, तो ये जो राफेल है ये फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं और ये इंडिया के पहले मेजर एक्विजिशन है। कितने साल बाद? 23 ईयर्स के बाद। 23 ईयर्स पहले इंडिया ने जो है सुखोई जेट्स को ख़रीदा था। कहाँ से? रशिया से। ठीक है, इसके पहले राफेल से पहले हमारे पास सुखोई एयर जेट्स हुआ करते थे। सुखोई भी न्यूज़ में था, क्योंकि कल आपने एक पिक देखी होगी, ऐसी कुछ 5 राफेल हैं ऐसे लाइन से। ठीक है, और इनके पीछे 2 सुखोई एयरक्राफ्ट थे जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके साथ आ रहे थे। ठीक है, ऐसी कुछ एक पिक देखी होगी आपने। तो टोटल ये 5 राफेल थे, 1 2 3 4 5 एंड ये ये 5 थे टोटल, और ये 2 जो सुखोई थे वो इनके साथ इनकी सिक्योरिटी के लिए आए थे। तो जो सुखोई थे वो हमने रशिया से बुलाए थे। कब? 23 ईयर्स पहले। उसके बाद जो ये रिसेंटली ऐड किए गए हैं राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, और जो टोटल जो एयरक्राफ्ट है, जो बाकी के बचे एयरक्राफ्ट है, वो हमें 2021 के एंड तक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी ये जो एयरफोर्स है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम कुछ राफेल की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि इतना न्यूज़ में क्यों है, इतना मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, इतने क्या ऐसी पावर है इसके पास। तो देखिए, सबसे पहले राफेल की जो खास एबिलिटी है वो है कि इसमें आप बहुत सारी अलग अलग प्रकार के वेपन्स को इसमें लगा सकते हो। आप काफ़ी सारे वेपन्स को इसमें लगाकर आप यूज़ कर सकते हो। इसके कारण आपकी जो एयर के अंदर परफॉर्म करने की जो सुप्रीमेसी वो काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब आप डोमिनेट करने लगते हो एक तरीके से पूरे के पूरे एयर टू एयर जो कॉम्बैट होते हैं उनको। इसकी एक और जो खासियत है वो है कि आप ना सिर्फ अटैक कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो उसे इंटरडिक्शन यानी कि उसे रोक भी सकते हो, अटैक को विफल कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इसकी जो अगली खासियत है वो है एरियल रिकॉग्नेंस, यानी कि आप एनिमी को लोकेट भी कर सकते हो इसी में। राफेल में अगर कोई एनिमी है तो राफेल से आप उसको पता भी लगा सकते हो। फिर आप इसमें ग्राउंड को सपोर्ट कर सकते हो। जो आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, आपकी आर्मी रहेगी, उसको भी एक अच्छा खासा आप ग्राउंड सपोर्ट दे सकते हैं। इन डेप्थ स्ट्राइक है इसकी, काफ़ी दूर तक मार सकता है ये। एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, और न्यूक्लियर डिटरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वर्ल्ड की कुछ उन पावर्स में से शामिल है जो कि तीनों जगह से, यानी कि लैंड से, वाटर से और एयर, तीनों ही जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। राफेल के अंदर भी आप न्यूक्लियर वेपन को लोड कर सकते हो और अटैक कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ खास मिसाइल्स का आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की। पहली होती है आपकी मीटियोर मिसाइल,
स्कैल्प क्रूज मिसाइल एंड मीका वेपन सिस्टम। हम इनके बारे में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में, लेकिन आप देख लीजिए कितनी अलग अलग प्रकार के आप मिसाइल्स में लोड कर सकते हो। ठीक है, अगली जो चीज़ है, इसकी एयर टू एयर टारगेट की जो कैपेसिटी है वो है 150 किलोमीटर तक। ये 150 किलोमीटर तक एयर टू एयर में अटैक कर सकता है, और अगर इसको आप एयर से ग्राउंड में अटैक कर रहे हो तो ये 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है एनिमी की टेरिटरी में जाकर। तो देख सकते हैं आप कितनी पावरफुल है, कितनी ज़्यादा रेंज है इसकी। ठीक है, और इसके जो टोटल ऑपरेशन, यानी कि आप इसको पूरे 30,000 घंटे तक फ्लाइट आवर्स इन ऑपरेशन रख सकते हो। इसकी जो फ्यूलिंग है वो भी आप डायरेक्टली एयर में कर सकते हो। कल इसकी जो फ्यूलिंग है वो भी डायरेक्टली एयर में की गई थी अबू धाबी के पास, आपको पता होगा। ठीक है, अब जो कुछ मिसाइल्स हमने डिस्कस की थी कि जो इसमें आप लोड कर सकते हो, उसमें सबसे पहली है मीटियोर मिसाइल। अब हम थोड़ा सा इस मिसाइल के बारे में भी जान लेते हैं ये क्या है। तो ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब कि जहाँ तक आप देख नहीं सकते हो ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वहाँ तक भी आप मार सकते हो। काफ़ी लंबा इसकी पावर होती है। एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि आप एयर टू एयर एक एयर स्पेस से दूसरे एयरक्राफ्ट में वार कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है। जितनी ही रेंज आपकी राफेल की उतनी ही रेंज इस मिसाइल की भी है। ठीक है, और ये एनिमी के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना उसके पास गए, काफ़ी दूर से ही आप मार सकते हो। अगली जो है मिसाइल थी वो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और ये जो है 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को जाके मार सकती है। ठीक है, फिर है मीका मिसाइल सिस्टम। ये क्या है, ये भी एक एयर टू एयर मिसाइल है और एक काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों ही शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में ही जाके ये फायर कर सकती है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंडिया की सर्विस में है, इंडियन एयरफोर्स जो है उसका यूज़ कर रही है। आपको याद होगा मिराज एयरक्राफ्ट कैरियर, जो हमारे एयरफोर्स पायलट थे अभिनंदन, आपने उनका नाम सुना होगा, पुलवामा अटैक के बाद वो न्यूज़ में आए थे, तो वो ये मिराज के पायलट थे। ठीक है, ये जो मिराज है उसके अंदर ये मिसाइल्स रहती हैं, मीका मिसाइल सिस्टम, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यानी कि ITER प्रोजेक्ट। ये है क्या ITER प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ITER इज़ अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट विच विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। कुछ समझ में आया? क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे तो समझ में नहीं आया था कि क्या क्या बोल दिया। ठीक है, अगर आप में से किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, समझिए क्या है ये। देखिए ITER का जो गोल है वो क्या है कि हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसी एनर्जी का निर्माण करें जो कि काफ़ी पीसफुल पर्पज से यूज़ की जा सके। अब इस एनर्जी का निर्माण कैसे किया जाएगा, देखिए क्या होगा। इसको कहा जाता है मिनिएचर सन। मिनिएचर सन क्यों कहा जाता है, आपको पता होगा, जो आपका सन है इसमें मेजॉरिटी में 2 प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। कौन सी, एक है आपकी हाइड्रोजन, दूसरी है आपकी हीलियम। ठीक है, क्या होता है सन में फ्यूजन और फिजन दोनों रिएक्शन होती हैं, है ना। यानी कि हीलियम से एटम टूटते हैं, हीलियम का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम से एटम टूटते हैं 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में, और 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ऐड होकर बनाती हैं हीलियम एटम को। ठीक है, इस प्रकार की कुछ रिएक्शन चलती हैं सन में। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, कौन सी वाली, फ्यूजन वाली, यानी कि 2 मिलकर एक बनाते हैं, है ना। 2 छोटी छोटी न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती है, इसके कारण एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसा ही कुछ हम रेप्लिकेट करने वाले हैं अर्थ पर, यानी कि हम अपना खुद का एक सन बनाने वाले हैं, जिससे कि हम एनर्जी की जो हमारी ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। इसीलिए इसको नाम दिया गया है मिनिएचर सन, यानी कि हम सन को, ये सन में जो प्रोसेस हो रही है उसी को कॉपी करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो होगा ये लार्जेस्ट प्लाज्मा बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर होगा। देखिए फ्यूजन आ गया ना, फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन क्या, मैंने आपको बताया अभी, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियर बनाती है, यानी कि हाइड्रोजन एटम को मिलाकर हम हीलियम बनाएंगे, एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाएंगे। ठीक है, ये जो है इस समय वर्ल्ड के 21st सेंचुरी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर है ये। कितना इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $25 बिलियन के अराउंड इसकी कॉस्ट है। ठीक है,
और इसमें जो कंट्री मेजर पार्टनर हैं वो देख लीजिए आप, इंडिया जो है एक पार्टनर है इसमें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे देगा, इंडिया इज़ अ इंटीग्रल पार्टनर ऑफ ITAR और नॉट, तो वो होगा, ठीक है ना। इंडिया एक पार्टनर है इसका। कौन कौन पार्टनर है? इंडिया है, USA है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है, चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। तो जो देख लीजिए आप कितनी, मतलब कि जो एट प्रेजेंट जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो ऑलरेडी इसका मेंबर हैं, है ना। जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये जो है अराउंड 85% GDP को कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। 85% GDP, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 कंट्रीज़ हैं मिल के 85% GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे वर्ल्ड की। तो जो मेजर पावर्स हैं वो सारी ही इसका एक पार्टनर है, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकेट कहाँ पर है? तो ये है साउथ फ्रांस की एक जगह है कैडारचे, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। कैडारचे एक जगह है, वहाँ पर ये लोकेटेड है साउथ फ्रांस में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने जिसके बारे में जो समझा। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद इस्तानबुल कन्वेंशन। इस्तानबुल कन्वेंशन ये न्यूज़ में क्यों आया, हम पहले ये समझते हैं। तो देखिए, जो पोलैंड एक कंट्री है ना यूरोप में, वो इस इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर आ गया है। इस्तानबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रिवेंशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी कन्वेंशन हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल कन्वेंशन है जो कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। हम इस्तानबुल कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। इस्तानबुल कन्वेंशन जो है इसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन की। इनका काम क्या है, इसका एम क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेन वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। जो वुमेन्स के अगेन जो भी वायलेशन होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो या फिर किसी और प्रकार के वायलेंस भी हों, सेक्सुअल असॉल्ट हो, रेप हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशंस हो, इस प्रकार के जो भी वायलेंस होते हैं वुमेन के खिलाफ, जितने भी अपराध हैं, उन्हें हमें काउंटर करना है, उन्हें हमें रोकना है, उन्हें ख़त्म करना है, ठीक है। ये क्या है? ये वर्ल्ड की फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है टू प्रिवेंट एंड टैकल वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड का पहला ऐसी ट्रीटी है या ऐसी कन्वेंशन है जो कि बाइंडिंग है इसके मेंबर्स के ऊपर। मतलब कि अगर आप इसके मेंबर हैं इस्तानबुल कन्वेंशन के, तो आपको ऐसा करना ही है, ठीक है। आपको ऐसे रूल्स बनाने हैं जिससे कि आप वुमेन के ऊपर होने वाले जो भी वायलेंस है उन्हें आप रोक सकें। अपनी अपनी कंट्रीज़ में आपको ऐसे रूल्स लेकर आने हैं, ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आने हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप बताइए इंडिया क्या इसका मेंबर है इस्तानबुल कन्वेंशन का? आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। इस्तानबुल कन्वेंशन का मेंबर है या इंडिया या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। आपके दिमाग में तो आया होगा ना कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है, तो पता कीजिएगा आप, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद उन्नत भारत अभियान। ये क्या है? देखिए, उन्नत भारत अभियान जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, ठीक है। हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है उसका ये प्रोग्राम है। क्या है इस प्रोग्राम में? देखिए, जो आपके मेजर जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT वगैरह या IIM वगैरह, ऐसे इंस्टीट्यूशन को लेकर आना है और इन्हें लिंक करना है किन से? विलेजेस से कम 5 विलेजेस तो होने चाहिए, यानी कि एक इंस्टीट्यूट को 5 विलेजेस से ऐड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। क्यों लिंक करेंगे, क्या करेंगे ये लोग लिंक कर कर इंस्टीट्यूट को विलेजेस से? इनका काम ये रहेगा इंस्टीट्यूट का कि विलेजेस की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को बेटर करना, ठीक है। इनके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ रहेंगे, उन आइडियाज़ को यूज़ करना ताकि इनकी जो लाइफ है, विलेजेस की जो लाइफ है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही लाइफ को बेटर किया जा सके। इकोनॉमिक मतलब उनको फाइनेंशियली सफिशिएंट बनाया जा सके, और जो सोशल लाइफ है, जो भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में, ठीक है ना, जातिवाद हो, धर्म के आधार पर जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको दूर करना, ठीक है। तो ये था उन्नत भारत अभियान के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद करेंसी स्वैप। तो रिसेंटली देखो क्या हुआ है, RBI ने श्रीलंका के साथ एक $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, हम इसको समझते हैं पहले। देखिए क्या होता है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन किया जाता है, और आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से, क्योंकि देखिए पैसे की बात है, पैसा आप दोस्त के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं और किसी के ऊपर नहीं। क्या होता है इसमें?
जैसे कि मान लीजिए ये दो कंट्री, हम यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अलग अलग एक्सपेक्ट है, मैं आपको पहले इसका बेसिक बताता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में कुछ ट्रेड होना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसके में होता है, डॉलर्स के रूप में होता है, जो कि यूएसए की करेंसी है ना, डॉलर्स के रूप में होता है। अगर आप इनको कुछ बेच रहे हो तो आप इनसे डॉलर मांगोगे, और अगर ये आपको कुछ बेच रहे हैं तो आप इनसे डॉलर मांगोगे। लेकिन आप क्या करते हो, ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो करेंसी है ना, मतलब कि जो यूएसए की करेंसी है ना, आप इसको हटा देते हो बीच से अपने। आप क्या करते हो, आपसी करेंसी में ट्रेड करते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर श्रीलंका आपसे कुछ खरीद रहा है तो वो आपको रुपए में पैसा देगा, और अगर आप श्रीलंका से कुछ खरीद रहे हो तो आप श्रीलंका को उसकी करेंसी में पैसा दोगे। कितना अच्छा हो जाएगा कि मतलब कि कोई भी जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है उसकी करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं होगी, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा फिर किसी भी प्रकार से, है ना। अच्छा रहेगा ना। तो ऐसा ही कुछ होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। आप अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर पाओ बाय रिमूविंग और एलिमिनेटिंग डॉलर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी करेंसी वो भी मजबूत होगी, और आपकी जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो भी थोड़ी सी घट जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका एक और एक्सपेक्ट जो इंडिया ने अभी आरबीआई ने, इंडिया की तरफ से आरबीआई ने साइन किया है श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के साथ। तो इसमें देखो क्या होगा कि मान लीजिए $400 का जो साइन किया गया है वो कैसा है। अगर मान लीजिए ये है आपकी श्रीलंका, अब श्रीलंका को क्रूड ऑयल ख़रीदना है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल ख़रीदना है तो वहाँ पे तो कोई और करेंसी काम करेगी ही नहीं, आपको डॉलर में ही ख़रीदना पड़ेगा, है ना। ये डॉलर का कुछ ऐसा सिंबल है ना, आपको डॉलर ही देना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए आपके पास डॉलर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेगा श्रीलंका, श्रीलंका आएगा इंडिया के पास। क्यों, क्योंकि इंडिया के साथ इसने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब ये इंडिया से बोलेगा कि सर हमें ख़रीदना है ऑयल, है ना, आप हमारे पास अब डॉलर की थोड़ी सी कमी है तो आप हमें थोड़ा सा डॉलर दे दीजिए। तो इंडिया क्या करेगा, ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, हम आपको पैसे देंगे, हमने आपके साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है $400 मिलियन का, तो हम आपको पैसे देंगे। तो इंडिया क्या करेगा, इसको मान लीजिए इसको $100 मिलियन का ऑयल ख़रीदना था, तो इसको अपन ने $100 दे दिए, है ना। इसको अपन ने $100 दे दिए किसको, श्रीलंका को। अब श्रीलंका क्या करेगा, इंडिया को $100 के बदले अपनी करेंसी में उतने ही पैसे इंडिया को दे देगा। यानी कि श्रीलंका की जो भी करेंसी होगी $100 वर्थ उतनी करेंसी वो इंडिया को दे देगा, ठीक है। और इंडिया से $100 ले लेगा, और ये $100 से वो जाके क्या खरीद लेगा, ऑयल खरीद लेगा, ठीक है। वो जाके ऑयल खरीद लेगा। अब क्या होगा, मान लो आगे चल के पैसा जो है इसका वापस करना है, तो अब आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, डॉलर की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है तो मान लीजिए कि अगले दिन ही आपको पैसा वापस करना है, तो आप इसको $100 वापस कर दोगे। लेकिन हो सकता है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो आगे मतलब कुछ बढ़ गई हो या घट गई हो, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान में नहीं रखना है। यानी कि जिस वैल्यू में आपने पहले ये ट्रेड किया था, पैसे का लेन देन किया था, उतना ही आपको वापस देना है, ठीक है। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर की वैल्यू जो बढ़ी है या घटी है, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हैं कुछ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के, ठीक है। ठीक है ना, ये देखिए नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क, कोई भी मार्केट रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ना। जो भी डॉलर की अगर वैल्यू घट जाए बढ़ जाए तो इस प्रकार का कोई भी रिस्क आपके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इसकी डिटेल में देख सकते हैं, मैंने PDF में जो आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।